Hello students, today we have discussed next important topic सर्कुलेटरी सिस्टम। जैसा कि आपको पता होगा, जिस तरह से जो भी हम इसके पहले डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम की हमने चर्चा की है, वहाँ पर भी जो भी आपके फूड सब्सटेंस जो भी आपके डिजॉल्व थे, डाइजेस्ट हुए, जो भी आपके गैसियस मॉलिक्यूल्स थे उनका ट्रांसपोर्टेशन हुआ, तो यह ट्रांसपोर्टेशन आपका ब्लड्स के थ्रू हुआ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में, और वहाँ पर जो सिस्टम इन्वॉल्व हुआ उस सिस्टम को हम बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम आपके टू टाइप्स के होते हैं, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में आपका डायरेक्ट ब्लड का फ्लो होता है, जबकि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में आपके डिफरेंट वेसल्स होते हैं और उस वेसल्स के थ्रू आपका जो भी आपके ब्लड्स होते हैं उनका आपका मूवमेंट्स होता है। अब हम बात करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम की। तो यह सर्कुलेटरी सिस्टम आपका जो भी आपकी बॉडी फ्लूइड्स हैं उस बॉडी फ्लूइड्स का आपका सर्कुलेशन करता है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में। सर्कुलेटरी सिस्टम को एक और नाम से हम बोलते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। यह एक तरह का आपका ऑर्गन सिस्टम है जो कि अलाउ करता है ब्लड को सर्कुलेट करने के लिए और जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं उसका ट्रांसपोर्टेशन के लिए, जैसे कि आपके इलेक्ट्रोलाइट्स में आपके अमीनो एसिड्स हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हार्मोन्स एंड ब्लड सेल्स। These are circulated to and form cell in the body to nourish it। और यह आपके ट्रांसपोर्टेड होंगे जिसके द्वारा आपके जो भी सेल्स जो भी टिश्यू तक वहाँ पहुँचेगा, वहाँ पर वहाँ की जो सेल्स होगी वो आपकी नरिशमेंट होगी। जो कंपोनेंट्स की अगर बात करें हम ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो इसमें आपके हार्ट्स आएंगे, ब्लड, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, और इसके अलावा सर्कुलेटरी सिस्टम की तरह एक और सिस्टम पाया जाता है लिम्फेटिक सिस्टम, यह भी यहाँ पर आपका मौजूद होगा। इन दिस स्लाइड्स वी सी द डिफरेंट सर्कुलेटरी सिस्टम इन विच डिफरेंट आपके आर्टरी, वेन्स, कैपिलरी कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स एंड टिश्यू सो ऑन। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम? तो सर्कुलेटरी सिस्टम आपका एक तरह से जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं उसका ट्रांसपोर्टेशन करता है, कहाँ से? फ्रॉम द साइड्स ऑफ एब्जॉर्प्शन टू डिफरेंट टिश्यू एंड ऑर्गन्स फॉर स्टोरेज, ऑक्सीडेशन और सिंथेसिस ऑफ टिश्यू कंपोनेंट्स। यानी यह जो आपका जो भी न्यूट्रिएंट्स जो आपका है, जहाँ से वह आपका एब्जॉर्ब हो रहा है, वहाँ से फिर वह डिफरेंट टिश्यू और ऑर्गन्स में वो आपका ट्रांसपोर्टेशन करता है। इसके अलावा यह कैरी करता है जो भी आपकी बॉडी में केमिकल रिएक्शन, जो भी आपकी बॉडी में मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे हैं, तो जो भी आपका वेस्ट प्रोडक्ट बनता है उस वेस्ट प्रोडक्ट का आपका एक्सक्रीशन या जो भी आपका वेस्ट प्रोडक्ट का ट्रांसपोर्टेशन भी होगा वह आपका इसी सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू होता है। थर्ड पॉइंट, इट ट्रांसपोर्ट रिस्पायरेटरी गैसेस बिटवीन द रिस्पायरेटरी ऑर्गन एंड टिश्यू। जो भी आपके रिस्पायरेटरी गैसेस हैं, CO2 है, O2 है, इसका भी जो ट्रांसपोर्टेशन है वो आपका इसी के थ्रू होता है। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन रिएक्ट करता है ब्लड्स में जो पिगमेंट्स पाया जाता है हीमोग्लोबिन, तो कन्वर्ट हो जाता है आपका ऑक्सी हीमोग्लोबिन में। CO2 जो है आपका रिएक्ट करता है हीमोग्लोबिन से, तो वह कन्वर्ट होता है आपका कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन में। इसके अलावा इट कैरी मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स फ्रॉम वन टिश्यू टू अनदर फॉर देयर फर्दर मेटाबॉलिज्म। जो भी आपका एक तरह से इंटरमीडिएट का भी काम करता है। मान लीजिए एक टिश्यू में जो भी आपके कुछ प्रोडक्ट तैयार हुए, फिर उसका ट्रांसपोर्टेशन आपका दूसरे टिश्यू तक करता है ताकि वहाँ पर आपके मेटाबॉलिक रिएक्शंस हों। जैसे मान लीजिए ब्लड कैरी कर लैक्टिक एसिड फ्रॉम मसल्स, मसल्स में आपके लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, टू द लीवर फॉर इट्स ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन के लिए भी इम्पॉर्टेंट होता है। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट करता है जो भी आपके इंफॉर्मेशनल मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे आपके हार्मोन्स हैं, इनको जहाँ से ये आपके ओरिजिन होते हैं वहाँ से फिर डिफरेंट टिश्यू जहाँ पर जो भी टारगेट टिश्यू होंगे वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। इसके अलावा इट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट वाटर, हाइड्रोजन आयन, केमिकल सब्सटेंस टू ऑल ओवर पार्ट ऑफ द बॉडी। अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेशन की ह्यूमंस में। तो जो फिजियोलॉजी है ब्लड सर्कुलेशन की, उसको सबसे पहले डिस्क्राइब किया था सर विलियम हार्वे ने 1628 में। ब्लड सर्कुलेशन को हम तीन सर्किट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक आपका होता है करोनरी सर्कुलेशन, एक होता है आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन, और एक होता है आपका सिस्टमिक सर्कुलेशन। करोनरी सर्कुलेशन में यहाँ पर आपका ब्लड सप्लाई होता है हार्ट वाल में, और साथ ही साथ ये आपके हार्ट वाल में ड्रेनेज में भी इसका ब्लड का सप्लाई होता है।
और यह आपका होता है करोनरी आर्टरी और करोनरी वेन के द्वारा। करोनरी आर्टरी ये आपके पेयर में पाए जाएंगे। एराइज होता है आपका ऑर्टिक आर्क। ऑर्टिक आर्क कहाँ होगा? जस्ट बिलो, जस्ट एबव द सेमीलूनर वाल्व्स। ये आपके छोटे छोटे कैपिलरीज में ब्रेक होते हैं और ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई करते हैं हार्ट वाल में। फिर आपका होता है करोनरी वेन। करोनरी वेन भी आपके बहुत ज़्यादा अमाउंट्स में पाए जाते हैं। ये भी आपके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करते हैं फ्रॉम द हार्ट वाल और उसको फिर ड्रेन करते हैं राइट आर्किल में। किसके द्वारा? करोनरी साइनस के द्वारा, जहाँ पर फिर वह आपके ज्वाइंट होकर के आपके करोनरी वेन का फॉर्मेशन, मोस्ट ऑफ द करोनरी वेन्स का इन्वॉल्वेशन होता है। तो ये आपका था करोनरी सर्कुलेशन। इसमें आपका जो भी आपका ब्लड का सप्लाई हुआ वो आपका हार्ट वाल में हुआ। उसके लिए आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करने के लिए आपका करोनरी आर्टरी था और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करने के लिए आपका करोनरी वेन्स था। दूसरा आपका जो सर्किट है पल्मोनरी सर्कुलेशन। इसमें आपका जो सर्कुलेशन होगा बिटवीन हार्ट्स एंड लंग्स, हार्ट्स और लंग के बीच में जो सर्कुलेशन होगा उस सर्कुलेशन को हम बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। इसमें क्या होगा कि जो भी राइट वेंट्रिकल्स है वह पंप करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को किसमें? राइट वेंट्रिकल में। और राइट वेंट्रिकल से फिर आपका वह ट्रांसपोर्ट होता है आपका और पल्मोनरी ऑर्टा के थ्रू और वह पहुंच जाता है आपका लंग्स में, जहाँ पर फिर वहाँ पर उसका क्या होता है? ऑक्सीजनेशन होता है। तो यह जो सर्कुलेशन हुआ यह सर्कुलेशन आपका कहलाया पल्मोनरी सर्कुलेशन। मीन्स यहाँ पर राइट आर्किल जो है आपका कैरी करेगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, फिर वह राइट आर्किल आपका ट्रांसपोर्ट करेगा आपका राइट वेंट्रिकल में और फिर राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी ऑर्टा के थ्रू वह आपके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके पहुँचते हैं लंग्स में, जहाँ पर उसका आपका ऑक्सीजनेशन होता है। तो डेड सर्कुलेशन आर नोन एज पल्मोनरी सर्कुलेशन। आपका फिर नेक्स्ट है सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन में क्या होता है? यहाँ पर आपका जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वह आपका कैरी करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट आर्किल से, फिर वह आपका ट्रांसफर होता है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में और लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर आपका आर्टरीज के थ्रू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में चले जाते हैं। यानी यहाँ पर जो लंग्स में आपकी ऑक्सीजनेटेड ब्लड्स है उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगा कौन? आपका लेफ्ट ऑर्किल। लेफ्ट ऑर्किल से फिर वो आपका ट्रांसफ़र होगा आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में और लेफ्ट वेंट्रिकल से आपका डिफरेंट आर्टरी के थ्रू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में उस ऑक्सीजन ब्लड की सप्लाई होती है। तो यह जो सर्कुलेशन होगा इस सर्कुलेशन को हम बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो डैट इज ओवरऑल 3 सर्किट्स इन ह्यूमन ब्लड सर्कुलेशन। अब बात करेंगे हम ब्लड्स के कंपोनेंट्स की कि ब्लड्स में हमारे कौन कौन से कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। तो बिफोर वी स्टार्ट ब्लड कंपोनेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो व्हाट इज ब्लड। तो ब्लड की अगर हम बात करें तो ब्लड आपका एक रेड कलर का सबस्टेंस होगा। रेड कलर का आपका लिक्विड होता है जो कि सर्कुलेट करता है हमारी बॉडी में। ब्लड रेड होता है। रेड क्यों होता है? क्योंकि इसमें आपके रेड पिगमेंट्स पाए जाते हैं, डेट इज द हीमोग्लोबिन। ब्लड एक तरह से आपका क्या है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। इसमें आपके बेसिकली 4 थिंग्स होते हैं, प्लाज्मा है, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स हैं। तो ओवरऑल ब्लड्स को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक आपका हो गया प्लाज्मा और एक हो गया आपका फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में आपके 2 चीज़ आएंगे, आपके आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और आपका प्लेटलेट्स आएगा। आरबीसी को कॉमनली बोलते हैं एरिथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी को हम बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स, प्लेटलेट्स को हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। फिर फर्दर डब्ल्यूबीसी को डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ग्रेन्यूल्स। कुछ डब्ल्यूबीसी के सेल्स हैं जिसमें ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं तो उनको बोलते हैं ग्रेनुलोसाइट्स। कुछ में आपके ग्रेन्यूल्स नहीं होते हैं तो उनको बोलते हैं एग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स को फिर फर्दर डिवाइड किया गया है 3 पार्ट में, बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स। एग्रेनुलोसाइट्स जो होंगे आपकी इसमें 2 पार्ट्स होगा, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। That overall different components are found in the bloods. Now discuss one by one. अगर हम बात करें प्लाज्मा की तो प्लाज्मा में आपके देखेंगे लगभग 90 से 92% आपका वाटर होता है। प्रोटीन आपके 6 to 8% होते हैं। प्रोटीन्स में बेसिकली आपके फिब्रिनोजेन, ग्लोबिन और एल्बुमिन प्रोटीन पाए जाते हैं। आयंस में देखेंगे तो कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन, बाइकार्बोनेट, फास्फेट, इसके अलावा कुछ आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स
पाए जाते हैं। प्लाज्मा जो लिक्विड पार्ट होगा ब्लड का उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा। ये आपका कलरलेस लिक्विड होगा विच कंसिस्ट मेनली ऑफ वाटर विथ मेनी सबस्टेंस डिजॉल्व इन इट। इसमें आपके वाटर होंगे और जो भी सबस्टेंस होंगे वो आपके इसमें डिजॉल्व होते हैं। इसके अलावा इट कंटेन 90% वाटर। It also contains dissolved substance such as protein, digested food, common salt, waste product like CO2 and urea, hormones. Plasma also carry all these dissolved substance from one part to another part of the body. Red blood cells, white blood cells and platelets are emerged in this liquid called plasma. इसके अलावा जो भी आपके क्लॉटिंग फैक्टर हैं वह भी आपके क्लॉटिंग फैक्टर भी प्लाज्मा में ही प्रेजेंट होते हैं इनएक्टिव फॉर्म में। प्लाज्मा विदाउट द क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सीरम। प्लाज्मा में देखें तो जो क्लॉटिंग फैक्टर को आपको निकाल दें तो वो आपका कहलाएगा सीरम। फॉर्म्ड एलिमेंट्स इसमें आप देखेंगे लगभग 45% आपका ब्लड होगा। इसमें आपके इथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स आते हैं। इन तीनों को मिला करके हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स बोलते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आरबीसी की। तो आरबीसी जो होता है आपको कॉमनली इसको बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स आपका रेड होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रेड पिगमेंट्स हीमोग्लोबिन। रेड ब्लड सेल्स आर कैरी ऑक्सीजन। रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं ऑक्सीजन को कैरी करते हैं फ्रॉम लंग्स टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी, पूरे बॉडी में आपके। इट इज एक्चुअली द हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन रेड ब्लड सेल्स which carry oxygen in the body. Hemoglobin perform a very important function of carrying oxygen from lung to body tissue. It also carry some of the CO2 from body tissue to the lungs. RBC are circular in shape. Red blood cells do not have nuclei. Red blood cells में आपके न्यूक्लियस नहीं होते हैं। Red blood cells have to be made quickly because they do not live for very long. क्योंकि आपकी न्यूक्लियस नहीं है तो ये लंबे समय तक सेल जीवित नहीं रहते हैं। इनका लाइफ स्पैन आपका लगभग 120 डेज का होता है। तो जितना ही ज़्यादा ये जल्दी लॉस होते हैं उतना ही ज़्यादा ये फिर आपके फार्म कर जाते हैं। वन रीजन फॉर द शॉर्ट लाइफ ऑफ रेड ब्लड सेल्स इज दैट दे डू नॉट हैव न्यूक्लियस। क्योंकि न्यूक्लियस नहीं है इनकी बॉडी में तो इनका जो ड्यूरेशन होता है आपका कम होता है। लगभग देखा जाए तो लगभग 3 मिलियन रेड ब्लड सेल्स ह्यूमन बॉडी में पाई जाती है। हेल्दी इंडिविजुअल्स में बात करें तो अगर हम देखें तो 12 to 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन इन एवरी 100 ml ऑफ ब्लड्स में आपका रिपोर्टेड है। दीज मॉलिक्यूल्स प्ले मेजर रोल इन ट्रांसपोर्ट ऑफ रिस्पायरेटरी गैसेस। जो भी रिस्पायरेटरी गैसेस हैं उसके ट्रांसपोर्टेशन में मेजर रोल प्ले करता है। आरबीसी की जो आपकी एवरेज लाइफ स्पैन है वो आपकी लगभग 120 डे होती है। उसके बाद ये फिर आपके स्प्लीन में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसीलिए स्प्लीन को हम बोलते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। नेक्स्ट है आपका ल्यूकोसाइट्स डब्ल्यूबीसी। दे आर आल्सो नोन एज वाइट ब्लड सेल्स। चूँकि ये कैसा होता है आपका कलरलेस होता है क्योंकि इसमें आपके हीमोग्लोबिन पिगमेंट्स नहीं पाए जाते हैं। ये भी आपके न्यूक्लिएटेड होते हैं और रिलेटिवली लेसर इन नंबर होते हैं और इनका जो एवरेज होता है आपका 6000 से 8000 मिलीमीटर पर क्यूब ब्लड्स में होता है। ल्यूकोसाइट्स की जो लाइफ स्पैन होती है बहुत ही कम होती है। फ्यू वीक्स 4 से 6 दिन की आपकी इनकी लाइफ होती है। डब्ल्यूबीसी को आपको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ग्रेनुलोसाइट्स और एग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स को फर्दर फिर डिवाइड किया गया है न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स में। न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं आपके सबसे अबंडेंट सेल्स होते हैं, लगभग 60 से 65% पाए जाते हैं टोटल डब्ल्यूबीसी का। बेसोफिल्स जो होते हैं आपके लिस्ट होते हैं लगभग 0.5 से 1% ही पाए जाते हैं। न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स लगभग 6 to 8% आपके फैगोसिटिक सेल्स होते हैं जो कि फॉरेन ऑर्गेनिजम्स को जो कि हमारी बॉडी में इंटर करता है उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। डब्ल्यूबीसी जो है एक तरह से हमारी बॉडी में सोल्जर का काम करता है। बेसोफिल्स ये आपके सिक्रेट करते हैं हिस्टामिन, सीरोटोनिन, हेपेरिन और ये आपके इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं।
ईओसिनोफिल्स आपके 2 से 3% पाए जाते हैं। ये आपके इन्फेक्शन को रजिस्ट करते हैं और एसोसिएटेड होते हैं एलर्जिक रिएक्शन, जो भी आपकी बॉडी में एलर्जिक रिएक्शन होगा उससे आपके ये एसोसिएटेड होते हैं। तो ग्रेनुलोसाइट्स में आपके 3 कैटेगरी हो गया, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और ईओसिनोफिल्स। अब बात करेंगे हम ए ग्रेनुलोसाइट्स की। इनको फर्दर डिवाइड किया गया है लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स में। लिम्फोसाइट्स जो होते हैं आपके 20 से 25% होंगे और ये आपके 2 फॉर्म्स में होते हैं, बी फॉर्म्स और टी फॉर्म्स, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। और ये इन दोनों का हमारी बॉडी में इम्यूनिटी में मेजर रोल ये प्ले करते हैं। बेसिकली ये आपका एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। जो बी लिम्फोसाइट्स होता है वो आपका एंटीबॉडी का सिंथेसिस करता है, जबकि टी लिम्फोसाइट जो है वो आपका बी लिम्फोसाइट्स का हेल्प करता है ताकि वह ज़्यादा एंटीबॉडी का सिक्रेशन हो हमारी बॉडी में। नेक्स्ट थ्रोम्बोसाइट्स, जिसको हम कॉमनली बोलते हैं प्लेटलेट्स। ये भी आपके सेल फ्रैगमेंट्स होते हैं जो कि प्रोड्यूस होते हैं मेगा कैरियोसाइट्स यानी स्पेशल सेल्स इन बोन मैरो। बोन मैरो में आपकी स्पेशल सेल्स हैं मेगा कैरियोसाइट्स, उसके द्वारा ये प्रोड्यूस होते हैं। ब्लड्स में देखें तो लगभग 15 लाख से लेकर के 3,50,000 प्लेटलेट्स आपके पर mm³ पाए जाते हैं। प्लेटलेट्स आपके बहुत सारे वैरायटी में सबस्टेंस रिलीज करते हैं और अधिकतर ये जो सबस्टेंस होते हैं वो आपके इन्वॉल्व होते हैं ब्लड कोआगुलेशन में। इनका नंबर अगर रिडक्ट होगा तो जो अभी क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स हैं उसमें आपके क्लॉटिंग में डिसऑर्डर्स होंगे और एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी से आपका ब्लड का लॉस होगा, क्योंकि ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होगी। जो भी क्लॉटिंग फैक्टर हैं, अगर क्लॉटिंग फैक्टर कम होंगे तो आपकी बॉडी में से ब्लड का लॉस होना शुरू हो जाएगा। इन दिस स्लाइड्स वी सी द डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स, ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, आरबीसी, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, ईओसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। That is the overall different components of bloods are found in human being, RBC, WBC and platelets. Thank you.